बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के जो है साथ में आंसर भी कराता चलूंगा, जिससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इस पेपर को तो हम सॉल्व करा ही रहे हैं और साथ में इसमें कुछ और भी मैंने एक्स्ट्रा प्रश्न मैंने ऐड किया है जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सभी वीडियो को आपको देख के जाना है। इसका एक मैंने मॉडल पेपर जो है ऑलरेडी मैंने दे रखा है, उसको देख के जाना है। और ये जो मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको जरूर आपको देख के जाना, क्योंकि इसमें से जो है बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपका आवाज यूनिवर्सिटी का पेपर आपका लगा हुआ मेरे हिसाब से 2 या 3 में लगा हुआ है। कानपुर यूनिवर्सिटी का भी पेपर आने वाले समय में लगा हुआ उनका भी है, और जो है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु का उसका भी पेपर लगा हुआ है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एमजे की यूपी जितनी भी यूनिवर्सिटी जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है, बीए थर्ड सेमेस्टर का। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो कि सभी आपको जो है सिलेबस सभी का सेम है। सभी विश्वविद्यालय का यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस सेम है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा सभी यूनिवर्सिटी में और 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर के सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि इसमें टोटल प्रश्न आपके जो दिए गए हैं और टोटल आपके 10 प्रश्न आपके दिए गए हैं। इसमें आपके सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता, कोई भी जो है इसमें एक्स्ट्रा आपका प्रश्न नहीं दिया रहता। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, जिसको हम कहते हैं लोकतांत्रिकरण। ये क्या होता है लोकतांत्रिकरण, या फिर जो है डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र, लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। अगला भी देखो, राजनीतिक व्यवस्था का जो है क्या अर्थ है आपको बताना। फिर जो प्रेशर ग्रुप क्या है, जिसको हम दबाव समूह कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों के हम आंसर भी देखेंगे अब। तो सबसे पहले लोकतंत्र क्या है, जिसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो लोकतंत्र जो है उस शासन को कहते हैं जिसमें जनता जो है स्वयं प्रत्यक्ष या जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के जो है द्वारा संपूर्ण जनता के हित को जो है दृष्टि में रखकर शासन करती है। इसी को जो है हम प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और अमेरिका के जो है तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने डेमोक्रेसी की बहुत ही सुंदर परिभाषा अपने शब्दों में दिया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है शासन का वह रूप है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा जो है शासन हो, यही आपका जो है लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। ये भी आप जो है लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। फिर लॉर्ड ब्राइस ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र जो है सरकार का वह रूप है जिसमें जो है राज्य जो है सत्ता किसी विशेष वर्ग के में जो है ध्यान केंद्रित ना होकर संपूर्ण जो है समाज के सदस्यों में जो है निहित रहती है। इसी को जो है हम लोकतंत्र कहते हैं। फिर यहाँ से डायसी ने इसकी परिभाषा स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र जो है सरकार का वह रूप है जिसमें जो है शासन वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का जो है अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो, ये आपकी लोकतंत्र कहलाता है। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको लिख देना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा जरूर, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ। चलो अगला देखो। फिर अगला आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि राजनीतिक जो है दल की आपको व्याख्या करना है। राजनीतिक दल होता क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट नोट या फिर जो है लॉन्ग में फंस सकता है क्वेश्चन। तो राजनीतिक दल की हम बात कर ले तो राजनीतिक जो कि यहाँ से एडवर्ड ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल जो है ऐसे लोगों का एक समूह होता है। राजनीतिक जो दल होता है ये जो है राजनीतिक दलों का एक समूह होता है ऐसे लोगों का जो कुछ जो है सिद्धांतों पर जो है सहमत होकर अपने जो है संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है संगठित रहता है। इसी को जो है हम राजनीतिक दल कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा दूसरी भी दी हुई है, जो कि यहाँ है किलिक क्राइट्स ने इसकी परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल की जो है उपयुक्त परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक दल जो है नागरिक का जो है एक ऐसा संगठित समुदाय है जो कुछ जो है समान विचारों के आधार पर गठित होता है और जो है एक राजनीतिक इकाई के रूप में जो है कार्य करते हैं और सरकार को जो है नियंत्रित करने का जो है प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो इसी को जो हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में फंसेगा जरूर 100%। ठीक है, तो राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल जो है एक राजनीतिक जो कि कुछ लोगों का एक समूह होता है जो कि कुछ सिद्धांत पर सहमत होकर जो है उनके जो कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो जनहित में होते हैं, लोगों के लिए अच्छे होते हैं, तो उन्हीं को जो है एक संगठित होकर उनको करने का प्रयास करते हैं। तो यही आपका राजनीतिक दल होता है। अगला देखो, चलो अगला भी क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे आज कि दबाव समूह क्या होता है, जिसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। प्रेशर ग्रुप की हम बात कर ले तो ये जो होता है लोगों के एक संगठित समूह ये भी होता है जो अपने साझा हितों को जो है बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से एक साथ काम करते हैं। यही आपका जो है दबाव समूह कहलाता है। तो इतनी आपको परिभाषा लिख सकते हैं।
कि लोगों का एक जो है संगठित एक समूह होता है, दबाव समूह, जो अपने साझा हितों के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए एक सक्रिय रूप से एक साथ जो है काम करते हैं। इसी को हम दबाव समूह कहते हैं। और इनका जो उद्देश्य रहता है सरकारों पर जो है दबाव डालना रहता है। जो दबाव समूह होता है अधिकतर सरकारों पर दबाव डालते हैं, जिससे जो सरकार मनमानी करती है उसको कम कर सके, ठीक है, और जो है लोगों के हितों के लिए जो है कार्य कर सके। तो इसी को हम दबाव समूह कहते हैं। और ये जो है नीतियों में बदलाव लाती है, उसमें जो है दबाव डालकर सरकार पर, और वे जो है सरकार अपने और अपने सदस्यों के बीच जो है कड़ी के रूप में जो है कार्य करते हैं। तो यही आपका जो प्रेशर ग्रुप कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। चलो अगला देखो फिर, देखो और जो है जो प्रेशर ग्रुप है इसके कुछ आपको नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ से कुछ इसके हम नाम के बारे में हम देखेंगे, इसका वर्गीकरण हम देखेंगे। तो इसमें जो है बहुत सारे इसके समूह होते हैं, जैसे कि एक संस्थागत दबाव समूह होता है। ये जो समूह होता है ऐसा ये दबाव समूह है जिसका नाम जो है संगठनात्मक जो है ढांचा से होता है, जो किसी ना किसी जो है संस्था से जुड़ा होता है, जैसे कि सेना हो गया, पुलिस हो गई, नौकरशाही हो गई। तो ये जो है संस्थागत जो है दबाव समूह कहलाते हैं। एक होता है सामुदायिक दबाव समूह। सामुदायिक मतलब होता है जो समुदाय होते हैं, ठीक है, एक संघ बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसान यूनियन जो होता है एक दबाव बनाते हैं सरकार पे कि उनकी मांगे पूरी हो, ठीक है। एक व्यापारी संघ होता है, एक मजदूर संघ होता है। तो ये जो है समुदाय जो है दबाव समूह होते हैं। फिर एक होता है असामुदायिक जो है दबाव समूह। असामुदायिक क्या होता है, जैसे कि जो है वे समूह जो जाति धर्म के आधार पर कार्य करते हैं, जैसे कि जो है क्षत्रिय महासभा, कार्यस्थ सभा और जो सन्नी जो है वक्फ बोर्ड। तो ये जो है असामुदायिक जो है दबाव समूह कहलाते हैं। तो इस तरह सबको इसके वर्गीकरण भी आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि जातिवाद गठबंधन किससे कहते हैं। गठबंधन एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर, गठबंधन किसे कहते हैं, और जातिवाद गठबंधन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। जो गठबंधन और जो है मिली जुली सरकार दोनों एक ही दूसरे से देखा जाए तो रिलेटेड ही हैं। इसको हम समझेंगे अभी आगे। हम अगला भी क्वेश्चन देखें, क्योंकि दिया कि जो स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ये क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि भारत में वर्ग विभाजन के जो है मुख्य आधारों का आपको जो उल्लेख करना है। हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन की जब भी बात आती है तो गठबंधन का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे से जो है साथ उसको मिलाता है। गठबंधन का मतलब यही तो होता है एक दूसरे का जो है हाथ मिलाना, ये गठबंधन होता है। यहाँ से लिखा भी हुआ है जब कई जो है राजनीतिक दल मिलकर जो है सरकार बनाते हैं तो उसे जो है गठबंधन कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। और यह जो है तब होती है जब किसी दल को एक जो है चुनाव में पूर्ण जो है बहुमत नहीं मिलता है। गठबंधन की आवश्यकता कब पड़ती है, मान लो किसी पार्टी को जो है अपनी सरकार बनाने के बहुमत नहीं मिली, जैसे कि इस बार के जो प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनको जो है पूर्ण बहुमत नहीं था। इन्होंने जो है कह सकते हो मिलाया है, जैसे कि बिहार से नीतीश सिंह से जो है इन्होंने गठबंधन किया है। तो इसी प्रकार जब बहुमत नहीं मिल पाता है किसी सरकार को, अपनी खुद की सरकार जो है बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो इस जो है दूसरे दल से जो है गठबंधन करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो इसी को जो हम गठबंधन कहते हैं, सरकार कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ से लिखा भी हो कि उसे जो है सरकार बनाने के लिए जो दूसरे दलों का समर्थन लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये गठबंधन सरकार कहलाती है। और कई जो है राजनीतिक दल एक जो है एजेंडे पर सहमत होते हैं और कोई जो है सत्ता साझा करते हैं। मतलब जो मान लो आपने किसी के साथ हाथ मिलाया, किसी को जो है आपने अपने पार्टी में जोड़ा अपनी सरकार बनाने के लिए, तो उसकी भी कुछ डिमांड होती है कि मुझे ये बना दो, मुझे ये पद दे दो, तभी तो गठबंधन करेगा। तो उसकी भी जो है शर्तों को पूरा किया जाए, उसको भी शर्तों को ध्यान में रखकर ही तो गठबंधन होता है। तो इस तरह से होता है। अगला देखो फिर, अगला भी आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जातिवाद गठबंधन है। फिर जातिवादी गठबंधन क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। दो, जात की जो प्राकृत में जो बदलाव, जात के परंपरागत रीति रिवाज में परिवर्तन, जिसे हम धर्मपेक्षीकरण के रूप में जो है जानते हैं, और इनमें जो है विभिन्न जातियों के बीच राजनीतिक गठबंधन को संभव बना दिया था। और इन जो है गठबंधनों को हम जो है जातिवाद गठबंधन के नाम से जो है जानते हैं, फिर इसको कह सकते हैं, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना है। अगला देखो फिर, अगला भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है स्थानीय स्वशासन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। स्थानीय स्वशासन नागरिकों को जो है अपने स्वयं का जो शासन हो, ठीक है, तो यही आपका जो है स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्वशासन का मतलब होता है स्वयं का शासन, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही आपका जो है स्वशासन कहलाता है। स्थानीय नागरिकों का जो है अपने ऊपर स्वयं का शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। अर्थात जो है लोगों की अपनी शासन व्यवस्था। और प्राचीन काल में क्या था कि स्थानीय स्वशासन विद्यमान था, तथा जो है ग्रामीण शासन जो है प्रबंधन के लिए लोगों के जो है फायदे
अपने फायदे थे और कानून थे, और जो है नियमों के जो है पालन में प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वैच्छिक भूमिका जो है निभाता है। इतनी आपको जो है परिभाषा लिख देना है कि स्थानीय स्वशासन मतलब जो है लोगों की अपनी स्वयं की जो शासन व्यवस्था हो, उसी को स्थानीय हम स्वशासन कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना। फिर अगला देखो, भारत में वर्ग विभाजन या फिर जो है निर्धारण के मुख्य आपको आधार बताना है। तो भारत में जो है वर्ग विभाजन जैसा कि यहाँ से हम बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें जैसे कि वैदिक काल में ही या फिर जो है उसके बाद भारत में जो है कर्म के आधार पर जो है वर्ग विभाजन होता है या फिर होता था। और जो लोग जो है शिक्षा देने का कार्य करते हैं तो उसको ब्राह्मण बना दिया गया, और जिन लोगों द्वारा जो है देश की रक्षा की गई उसको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, और जो लोग व्यापार की जो है दृष्टि में लेखा जोखा करने लगे तो उन्हें जो है कार्यस्थ की श्रेणी में रखा गया, और शेष लोग जो शूद्र कहे गए तो जो है जो कि सेवा करते थे अन्य लोगों की, तो उनको जो है शूद्र की श्रेणी में रखा गया। तो समाज को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। यही आपका जो है भारत में वर्ग विभाजन का आधार है। अगला भी देखो कि जात जनजात जो है स्वायत्त परिषद क्या है, आपको ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जिला पंचायत पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर भ्रष्टाचार क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। करप्शन क्या है, इसके कारण क्या है, इसको कैसे निवारण इसका किया जाए, ये सब कुछ एग्जाम में फंसेगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार किसे पे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये 7% फंसने वाला है। चलो देखो हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। अगला फिर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में 73वां संवैधानिक संशोधन क्या है, इसके बारे में 73वां और जो है 74वां संवैधानिक संशोधन पूछ सकता है। तो 73वां हम पहले देखेंगे। 73वें जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1994 को जो है भारत में एक जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये जो आपका संवैधानिक जो संशोधन है 73वां, इसमें क्या था, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था इसमें जो है लागू किया गया था, और इसके द्वारा जो है जो ग्राम पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, और साथ ही जो है जिस जो है राजस्व गाँव की जनसंख्या जो है 1000 से जो है अधिक है उसे जो है ग्राम पंचायत का जो है दर्जा दिया गया, और एक जो है प्रधान तथा जो जनसंख्या के अनुसार 7 से जो है 15 सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई, और 1000 से जो है कम गांव जो थे उनको जो है समीप के जो पंचायत थे उसमें जोड़ दिया गया, और जो है ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के आरक्षण की जो है व्यवस्था भी जो है इसमें 73वां संवैधानिक संशोधन में की गई। तो इस तरह से आपको लिख देना है। ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि जो है पेयजल का व्यवस्था करना, मार्ग निर्माण, ग्रामीण जो है आवास, गरीबी उन्मूलन, विद्युतीकरण, पुलिस का निर्माण, ठीक है, और जो है जल प्रबंधन, लघु सिंचाई, पशुपालन, ये सारे जो है इसके कार्य हैं। अगला देखो फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जिला पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। तो जिला पंचायत क्या है, ये पंचायती राज व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, या जो है जिले के विकास के लिए जो है योजना बनाने के लिए जो है उन्हें लागू करने और उन्हें जो है वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने का जो है काम करती है। तो इसी को जो हम जिला पंचायत कहते हैं। अभी हमने ग्राम पंचायत देखा था जो कि 73वां आपके संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया है। अब ये जो है जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत क्या होती है, ये पंचायती राज व्यवस्था का एक अहम हिस्सा होता है, और यह जो है जिला के विकास के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें जो है लागू करने और जो है वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने का जो है काम करती है। तो इसी को जो हम जिला पंचायत कहते हैं। और जो है इसके बहुत सारे कार्य, जैसे कि जिला पंचायत जो होता है ये जिले की जो है सभी जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत पर जो है नियंत्रण रखती है, उन्हें जो है मार्गदर्शन भी जो है ये देती है, और जिला पंचायत जो है जिले के विकास और जो है उससे जुड़ी योजनाओं को लागू करती है, और जो है सामाजिक यानी कि परिवार कल्याण कार्यक्रम, बाल कल्याण कार्यक्रम, खेल कूद, ये सारे कार्यक्रम जो है लागू करती है, इनको जो है प्रोत्साहित करती है। और देखो जिला पंचायत जो है ग्रामीण आबादी के लिए विकास कार्यक्रमों की योजना बनाती है, उन्हें जो है लागू भी करती है। और जिला पंचायत जो है किसानों को बेहतर बीजों की जो है आपूर्ति भी करती है, और जिला पंचायत जो है गाँव में स्कूल स्थापित करता है और उसे जो है चलाता भी है। और जिला पंचायत जो है गाँव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलते हैं, अस्पताल की जो है शुरुआत भी करते हैं। और जिला पंचायत जो है उद्यमों को, लघु उद्योग शुरू करने के लिए जो है प्रोत्साहित भी करती है, और जिला पंचायत जो है ग्रामीण रोजगार योजनाओं को जो है ये लागू करती है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि करप्शन क्या होता है, जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। फिर इसके हम कारण, इसके निवारण भी हम समझेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला है। तो भ्रष्टाचार की हम बात करें तो जब कोई व्यक्ति या जो कोई संस्था अपने पद का दुरुपयोग करता है, यानी सही से उपयोग नहीं करता है, और जो है निजी अपने स्वार्थ के लिए, अपना ज़्यादा रुपया कमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो लाभ हासिल करता है, ठीक है, तो उसी को जो हम भ्रष्टाचार कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और यह जो एक सामाजिक
और राजनीतिक समस्या है जो किसी भी जो है देश में विकसित को जो है, जो किसी भी देश की जो विकास होता है उसको ये बाधित करती है। और जो भ्रष्टाचार के जो कई सारे रूप हो सकते हैं, जैसे कि रिश्वतखोरी, घोटाला, अनुशासनहीनता, ये भ्रष्टाचार के जो उदाहरण हैं। और भी इससे कुछ उदाहरण जैसे कि दोहरा व्यवहार करना, निवेशीकरण को जो है धोखा देना, जो निवेशक होते हैं उसको धोखा देना, और अनुचित जो है उपहार देना या फिर जो है स्वीकार करना, ये सभी जो है भ्रष्टाचार कहलाता है। तो इतनी परिभाषा लिख देना है कि जब कोई जो है व्यक्ति या संस्था अपने पद का जो है दुरुपयोग करके निजी लाभ हासिल करता है तो इसे जो हम भ्रष्टाचार कहते हैं। इतनी परिभाषा मेन लिखना आपको, फिर बना बनाकर इसके अंदर आपको लिख देना है, ठीक है। देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा कि भ्रष्टाचार की वजह से जो है देश के विकास में बाधा आती है। और जो भ्रष्टाचार जो है आमतौर पर आर्थिक रूप से जो है कमजोर लोगों को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार क्या होता है, जो लोग कमजोर होते हैं उनको कमजोर ही बनाती है। अगला देखो फिर इसका अगला बिंदु कि भ्रष्टाचार को जो है कम करने के लिए देशों को जो है घरेलू संसाधनों का जो है आवंटन करना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र आपका संधारिये विकास लक्ष्य जो कि 16 का जो है मकसद भी जो है भ्रष्टाचार को कम करना है। और भ्रष्टाचार को जो है कम करने के लिए जात संतुलन स्थापित जो है करना चाहिए। तो इस तरह से आपको लिख देना है। फिर गठबंधन सरकार क्या, अभी मैंने आपको इसको बताया था, गठबंधन सरकार मिली जुली सरकार दोनों एक ही चीज़ होती हैं कि राजनीतिक दलों के बीच मिलकर सरकार बनाने की जो व्यवस्था होती है इसी की जो हम गठबंधन सरकार कहते हैं। या तब होती है जब किसी जो है पार्टी को चुनाव में स्पष्ट जब बहुमत नहीं मिलता है और ऐसे में जो है राजनीतिक दल जो है मिलाकर सरकार बनाते हैं दूसरे दल को मिलाकर अपने में, जिसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं या फिर जो है मिली जुली सरकार भी कहते हैं। मिली जुली सरकार, गठबंधन सरकार दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। आपके स्क्रीन यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया है। इसके प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न आएंगे, जिससे केवल आपको 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं 7 करा रहा हूँ जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। देखो इसका पहला क्वेश्चन देखो कि मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं, और जो मतदान व्यवहार के जो निर्धारकों की जो इसके तत्व हैं उसका भी उल्लेख करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका महिला सशक्तिकरण। इस क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में 100% फंसेगा ये महिला सशक्तिकरण वाला। देखो सबसे पहले भारत में चुनाव सुधार पर आपको जो है टिप्पणी आपको लिखना है। तो भारत में जो है अब तक लोकसभा के जो है 14 आम चुनाव हो चुके हैं और इन सभी चुनाव में जो है कुछ कमियां देखने को मिली हैं। इसीलिए जो है समय समय पर जो चुनाव इसमें था इसमें सुधार किए गए हैं और सुझाव देने के साथ साथ जो है समितियों आयोग का गठन किया गया है इस चुनाव को जो है सुधारने के लिए। और इस आयोगों ने जो है अपने सुझाव सरकार को सौंपे हैं और कुछ इसमें जो है सुझाव पर ध्यान भी दिया, जैसे कि तारकुंडे जो समिति है सिफारिश की गई है। इसमें क्या है, ये जो है चुनाव सुधार का एक सुझाव देने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश वी.एम. तारकुंडे की अध्यक्षता में जो है समिति का जो है गठन किया गया है। इसके कुछ बहुत सारे सुझाव, जैसे कि तारकुंडे जो समिति है इन्होंने सुझाव दिया है कि इन्होंने क्या है इसके सुधार में क्या है, पहले जो है 21 वर्ष की उम्र थी वोट डालने की, इसको घटाकर जो है 14 वर्ष कर दी गई। और चुनाव में जो है राजनीतिक दल अपनी जो है आय व्यय का जो है ब्यौरा रखे और जो है राजनीतिक दल को जो है सरकार की तरफ से जो है चुनावी खर्चा दिया जाएगा। और चुनाव के जो है समय सरकार केवल काम चलाऊ रूप से जो है कार्य करे और जो है चुनाव आयोग की जो है सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन किया जाए। इस तरह से किए गए और भी बहुत सारे इसमें सुधार किए गए, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है श्यामलाल आपका शकधर के सुझाव, इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। इसमें इन्होंने क्या है, इन्होंने तत्कालीन चुनाव आयुक्त की जो है जो कि 9 जुलाई 1981 के जो चुनाव सुधार के लिए उन्होंने जो है सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जो है परिचित जो है उसका जो परिचय पत्र होता है उसको दिया जाए और जो है चुनाव खर्च राज्य जो है सरकारों का वहन करे। और यहाँ से फिर दिनेश जो है गोस्वामी समिति ने जो है सुझाव दिया था 1990 में। इन्होंने समिति में सुधार करने के लिए कुछ प्रस्तावित यहाँ जो अपने प्रस्तावना रखे थे, जो कि इसमें सुधार भी किया गया कि बूथ जो है कब्जे की स्थिति से जो है पुनर्मतदान कराया जाए और अच्छी सीटों में जो परिवर्तन होना चाहिए और निर्वाचित जो है याचिकाओं का शीघ्र निस्तापन जो है किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन का जो प्रयोग किया है, अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, अब जब बटन दबाओ वोट आपका पड़ जाता है। तो इस सभी जो है जो कि दिनेश गोस्वामी समिति का ही सुझाव के कारण ये संभव हो पाया है। और जो है यहाँ से रिक्त स्थानों के लिए जो है 6 माह के अंदर उपचुनाव जो है कराया जाए और मतदाताओं को जो है फोटो परिचय पत्र जो है दिया जाए। तो इस तरह से आपको लिख देना है। निर्वाचन आयोग के भी कुछ सुझाव हैं, तो इस तरह से आपको बना कर भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, एक बार समझ लेना है बस। अगला क्वेश्चन देखो जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फंसेगा जरूरी है। तो महिला सशक्तिकरण क्या है, एग्जाम में 7% क्वेश्चन आपके फंसेगा, ठीक है।
थोड़ा सा हेडिंग समझ लो, आप बना बना कर लिखाओगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसका जो महिला सशक्तिकरण जो होता है, ये महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर जो है महिलाओं को मजबूत बनाना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, सशक्त बनाना, यही आपका जो है महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इसका जो मकसद था महिला सशक्तिकरण का, वो महिलाओं को अपने जीवन के हर पहलुओं में नियंत्रण देना और जो है उन्हें पुरुषों के बराबर काम करने की आज़ादी, अपने उनको अधिकार, यही आपका मौके देना, यही आपका जो है महिला सशक्तिकरण कहलाता है। इसके बहुत सारे बिंदु भी हैं, जैसा कि महिलाओं को जो आत्म सम्मान के इसमें भावना देना, ये भी इसके कार्य हैं महिला सशक्तिकरण के। और महिलाओं को जो निर्णय लेने का अधिकार देना, और महिलाओं को जो है सामाजिक बदलाव में योगदान देने का अधिकार देना, और महिलाओं को जो है आर्थिक अवसर देना, जैसे कि रोजगार, उद्यमिता और जो वित्तीय सेवाएं, और महिलाओं को जो है राजनीतिक, कारोबार, सामुदायिक संगठनों में नेतृत्व और जो प्रतिनिधियों के लिए जो प्रोत्साहित करना, और महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के बारे में जो है उन महिलाओं को जागरूक करना, और लैंगिक संवेदनशील शिक्षा को जो है बढ़ावा देना, और महिलाओं के जो है मुद्दे पर जो है संवाद को जो है बढ़ावा देना, ये सभी इसके कार्य थे। और भारत सरकार ने जो है महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान, जो कि NMEW जो है शुरू किया है। इस तरह से आपको लिख देना, बना बना कर आपको लिख देना थोड़ा, यदि लॉन्ग में पूछेगा क्वेश्चन ने। अगला देखो, भाषावाद का क्या अर्थ है और भाषावाद के कारणों एवं जो इसके निवारण के आपको जो है उपाय आपको बताना है। फिर अगला देखो, राष्ट्रपति शासन पर आपको एक निबंध लिखना है, क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले भाषावाद समझेंगे कि भाषावाद होता क्या है। तो भाषावाद की जब भी बात आती है तो किसी समाज या देश के लोग अपनी भाषा को प्राथमिकता देकर दूसरी भाषा को जो है घोड़ समझते हैं, तो ये आपका भाषावाद कहलाता है। मान लो भारत की जो है भाषा, राष्ट्रीय भाषा जो क्या है हिंदी है, यदि इसी भाषा को जो है प्राथमिकता दी जाए, अन्य जितनी भी भाषाएं हैं उसको घोड़ किया जाए, उसको नकारा जाए, तो यही आपका जो है भाषावाद कहलाता है। इसमें बहुत सारे इसके तत्व हैं, जैसे कि जो है भाषावाद में जो है किसी व्यक्ति की भाषा के आधार पर जो है भेदभाव करना इसमें शामिल इसके कारण हैं, और जो है भाषाओं और जो है उसके बोलने वालों के बीच जो है असमान व्यवहार या जो है प्रतिस्पर्धा भी है, और अपनी जो है भाषा के प्रति जो है अत्यधिक प्रेम और जो है पूर्वाग्रह है। और इसके बहुत सारे इसके कारण हैं, और इसके निवारण भी, जैसे कि भाषावाद के कारणों में से जो है एक प्रमुख, भाषा को जो है दूसरी भाषा में जो है तरजीह देना। यानी जो है इसमें क्या है, भाषावाद के कारण क्या है, इसमें अपनी भाषा की तो प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अन्य जो भाषा होती है उसको जो है तहरीर देना होता है, दूसरी भाषा को नकारना होता है, प्राथमिकता नहीं देना होता है। अगला भी इसमें बिंदु है कि भाषावाद में जो है शोषणकारी तत्व होता है, और जिससे जो है प्रमुख भाषा बोलने वाले और ना बोलने वाले के बीच में जो है अन्याय और असमानता जो है पैदा होता है। और इसकी हम बात करें तो भाषावाद का विरोध जो है किया जाता है, और क्योंकि जो है इससे अन्य जो है भाषाओं पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भाषावाद क्या है, ये केवल अपनी भाषा को जो है प्रोत्साहित करता है, अन्य भाषाओं को जो है ये नकारता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे जो है भाषावाद का विरोध इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे जो है अन्य भाषाओं पर जो है प्रतिकूल जो है प्रभाव पड़ता है। और भाषावाद को जो कम करने के लिए प्रमुख भाषा सीखने के साथ साथ दूसरी भाषाओं को जो है सिखाना, यही जो है इसका निवारण होगा। अगला भी देखो कि राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण, एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो है फंसेगा जरूर। इसको हम समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या है। राष्ट्रपति शासन की हम बात कर ले तो राष्ट्रपति शासन जो है, मान लो यूपी में कोई जो है सीएम है, यदि जनता उसको जो है आउट ऑफ कंट्रोल उसकी हो गई है, ठीक है, राज्य की उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो सकता है। और यही नहीं, चाहे किसी भी एक भाग में हो सकता है या संपूर्ण जो है भारत में भी हो सकता है। यदि कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है तो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर जो है लागू हो सकता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऐसा किसी जो है कारण से हो सकता है, मान लो जनता भड़कती है और उससे जो है पुलिस प्रशासन यदि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तब भी वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो सकता है। और राष्ट्रपति शासन जो है पूरे देश में भी लागू हो सकता है, यदि जनता जो है आपस में लड़ रही है, सहमति नहीं हो रही, तब भी ये शासन लागू हो सकता है। और जो है किसी राज्य में भी हो सकता है, किसी एक शहर में भी हो सकता है, किसी एक गांव में भी राष्ट्रपति शासन हो सकता है। तो इस तरह से जो है हो सकता है, और यह जो है एक सिचुएशन को देखकर लागू किया जाता है कि कितने समय तक लगाना है, और इसका जो है फैसला राष्ट्रपति ही जो है करेगा। इस तरह से आपको लिखना है। और इसके राष्ट्रपति के बहुत सारे, जैसे कि इनको आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं, बहुत सारे इनके
रूप है। जैसे कि राष्ट्रपति की जो अनुच्छेद जो आपका 352 है, इसमें आपातकालीन जो इनको शक्तियाँ दी गई हैं राष्ट्रपति को इसके तहत जो है, मान लो देश में किसी राज्य में कोई आशंका है बाहरी क्षेत्रों से युद्ध की, या फिर कोई खतरा है अंदर ही देशों में किसी समुदाय से, तब भी जो है राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ जो है आपातकालीन की घोषणा जो है कर सकता है। और अनुच्छेद जो आपका 356 है, इसके तहत जो है राज्य के संवैधानिक तंत्र जो होता है इसको विफल होने का जो है उसको प्रावधान दिया गया है राष्ट्रपति को। और जो है अनुच्छेद आपका 360 है, इसमें वित्तीय आपात जो है का इसमें जो प्रावधान दिया गया है। और राष्ट्रपति शासन की राजनीति में जो है सबसे जो अधिक जो अनुच्छेद है वो है 356। इस पर जो है बहुत सारे इसमें विवाद भी हुए हैं, इसलिए इसे जो है मन्नार समिति ने जो है इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान से जो है निकालने की बात भी कही थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह से आपको बना के लिखना है। अगला देखो जो कि इसमें क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के जो है कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, आपको वर्णन करना है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। फिर नगर निगम के गठन, उसके कार्य का आपको वर्णन करना है। फिर भारत में जो है जाति आधारित राजनीति पर जो है संबंधित कुछ आपको महत्वपूर्ण मुद्दे आपको का वर्णन करना है। तो इन सभी प्रश्नों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको हम समझ लेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में सामान्य जो है प्राय यह है कि राज्य का कोई जो है अपना धर्म नहीं होगा और अपने जो है कार्यों के लिए धर्म का आधार नहीं बनाया जाएगा, और धर्म के आधार पर जो है नागरिकों के साथ जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और राज्य के द्वारा धर्म को जो है राजनीति से जो है पूर्णतया दूर रखा जाएगा, पृथक रखा जाएगा। इसी को जो हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और भी इसकी परिभाषा आगे दी हुई, जो कि राधा कृष्ण ने इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष जो है होने का तात्पर्य है अधमी होना और संकुचित जो है धार्मिकता पर जो है चलना नहीं होता, वर्ण जो है उसका तात्पर्य जो संपूर्णतया जो है आध्यात्मिक होना होता है। फिर यहाँ से वैकंठ रमन ने इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि जो है ऐसा राज्य ना तो धार्मिक होता है और ना जो है धर्म विरोधी होता है, तो यही आपका जो है धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाता है। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग की जो है धार्मिक भावनाओं का जो है आदर नहीं करेगा, इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य जो है लोगों पर जो है धर्म को नहीं थोपेगा, यही आपका जो है धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। फिर धर्मनिरपेक्षता के बहुत सारे इसकी विशेषता हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये सभी धर्मों को जो है सम्मान करता है, यही आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। और इसमें सभी धर्मों के प्रति जो है सहनशीलता होती है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है अधार्मिक नहीं होता है, धार्मिक होता है, लेकिन इसमें जो है सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। अगला फिर देखो कि यह जो है लोकतांत्रिक का जो है पक्षपाती होता है। ये क्या है? लोकतांत्रिक का पक्षपाती भी होता है, और इसमें जो है धार्मिक शिक्षा का जो है निषेध होता है, और सभी धर्मों के नागरिक को समान अधिकार मिलता है। और ऐसा राज्य भी जो है धर्म का विरोध नहीं करता है, और कोई भी जो है नागरिक किसी के धर्म का जो है विरोध नहीं करता है, और कोई भी जो है नागरिक राज्य के कानूनों से जो है मुक्त नहीं होता है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य निरंकुश शासन का विरोध करता है। इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिख देना है। अगला भी देखो, नगर निगम स्थानीय समुदाय जो कि होता है नगर निगम, इसके बारे में आपको बताना। तो नगर निगम क्या होता है? ये स्थानीय समुदाय के लिए कई तरह के जो है सुविधाएं और जो है सेवाएं प्रदान करता है। नगर निगम का गठन एवं इसके कार्यों के बारे में कुछ यहाँ से बिंदु हम समझेंगे। नगर निगम का जो गठन हुआ था पंचायती राज व्यवस्था के नियम, जो निगम अधिनियम जो था 1835, इसके तहत जो इसका गठन किया गया था। और नगर निगम के प्रमुख जो कार्य जैसे कि सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण करना, रख रखाव और प्रबंधन करना, सब इसके कार्य हैं। और भी इसके बहुत सारे कार्य हैं नगर निगम के, जैसे कि जल आपूर्ति, आपका मल जल प्रणाली, सार्वजनिक स्वच्छता, इसी सुविधाओं का जो है संचालन और उसका रखरखाव करना, दुकानों और जो है व्यावसायिक प्रस्थानों के लिए जो है लाइसेंस जारी करना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का जो है संचालन करना, नगर नियोजन, भूमि उपयोग का जो है विनियमन और जो है पर्यावरण संरक्षण करना, और गंदी बस्तियों का जो है उनको जो है स्वच्छ करना, और गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना, कम करना उसको, और सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान जैसे कि पार्क, उद्यान, ये सारे मैदान, ये सारी चीज़ों का जो है निर्माण करवाना, और सार्वजनिक सुविधाओं में जो है सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जो है पार्किंग स्थल और जो है बस स्टॉप, इसमें सब शामिल है। और नगर निगम एक जो है समिति होती है, और जिसमें जो है सभासद और जो है नगर
इसमें अध्यक्ष होते हैं। नगर अध्यक्ष जो है नगर निगम का एक प्रमुख होता है इसमें। इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला देखो, भारतीय राजनीति में जो जातिवाद है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो राजनीति में जो है जातिवाद का अर्थ होता है कि जाति का जो है राजनीतिकरण, यानी जात के हैं, मानो कोई अपनी जात का जो है फायदा उठाकर कि मेरी जात के लोग इतने तो हमें वोट देंगे, तो ये जातिवाद होता है। ठीक है, यही जातिवाद कहलाता है। तो इसमें लिखा भी हुआ है, राजनीति में जातिवाद क्या है कि जिस जात के ज़्यादा लोग होते हैं तो वही वहाँ पर जो है मेंबर जीतता। आपने देखा भी होगा, चाहे वो यहाँ से पंचायत की बात हो या फिर जो है ऊपर चाहे शासन की बात हो, तो ये सारी व्यवस्था देखने को मिलती है हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न हमारे प्रदेशों में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में जो है जातिवाद का अर्थ होता है जात का जो है राजनीतिकरण, अर्थात जो है जात को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे जो है अपने कामों में लाने का प्रयत्न करना, और दूसरी ओर जो है जात को भी जो है देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है, और सेना सत्ता प्राप्त हेतु जो है जात का जो है प्रयोग करते हैं। तो यही आपका राजनीति में जातिवाद होता है। इतना आपको लिख देना है। और भारत में जातिवाद की समस्या क्या है, तो भारत में जो जातिवाद व्यवस्था के कारण जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, और भेदभाव जो है जन्म के आधार पर है। और जो है उदाहरण के लिए मान लो समाज में किसी जो है व्यक्ति की स्थिति जो है उसकी जात से निर्धारित होती है। वह जो है जहाँ जिस जात में पैदा हो गया है, मान लो उसी जात का हो जाता है, उसकी सामाजिक स्थिति जो है स्थापित करने का एकमात्र जो मानदंड वो जात ही होता है। आपको बना बना कर इसका जो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। भारत में जातिवाद का अर्थ क्या है, यहाँ से फिर इसका परिभाषा लिखी हुई है कि जात राजनीति में जातिवाद क्या है। इसमें जो है जाति को राजनीतिकरण था, जो है जात को अपने दायरे में खींचकर राजनीति को उसे अपने काम में लाने का जो प्रयत्न होता है, यही जातिवाद कहलाता है। राजनीति में जातिवाद क्या है, कहेंगे हम आपके जात के हैं, हम आपका ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। तो ये जो है राजनीति में जो है जातिवाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही देखने को मिलता है। और दूसरी ओर जो देश जात को जो है भी जो है देश की व्यवस्था में जो है भाग लेने का मौका भी मिलता है, और जो है नेता सत्ता प्राप्त हेतु जो है जात का उपयोग करते हैं, और जात के लिए उन्हें जो है एक संगठन जो है मिल जाता है, एक फैक्टर मिल जाता है कि कहेंगे भैया ज़्यादा जिस जात के लोग होते हैं, हमने देखा होगा कि उसमें जो है ज़्यादा उनका चांस रहता है जीतने का। तो ये कहीं ना कहीं देखा एक फैक्टर रहता है राजनीति में जाति का, कि अधिकतर जो पार्टियां होती हैं, इलेक्शन जब होता है हमने देखा होगा कि जिस पार्टी के अन्य व्यक्ति जो होंगे, मान लो ओबीसी के होंगे या फिर किसी जात के वहाँ के लोग ज़्यादा हैं, मुस्लिम हैं, तो वहाँ वही मेंबर को खड़ा करते हैं उसी जात के, केवल जो है वो वहाँ से जीत जाए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो फैक्टर ये सही, जातवाद सही तो है, जातवाद सही है, लेकिन इसमें जो है कुछ बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। इसमें क्या है, अन्य जो जातियाँ होती हैं उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो अत्याचार किया जाता है। तो इस तरह से जातिवाद एक बाधक भी है राजनीति में। और जो है जो पार्टियां जीत जाती हैं जातिवाद का सहारा लेके, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन ये देश के हित के लिए जातिवाद बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अन्य जितनी भी जातियां रह जाती हैं उनको कहीं ना कहीं जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो है उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं देखा है तो राजनीति जो होता है जातिवाद, ये राजनीति में एक बाधक है। अगला देखोगे सेक्शन सी, इसमें जो आपका प्रश्न दिए हुए इसमें 4 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। हम चारों प्रश्न करा रहे हैं। इसका पहला देखो कि उत्तर जो है उपनिवेशिक भारत में आर्थिक सुधार ने जो किस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो है मजबूत बनाया है, इसकी व्याख्या करना है। फिर भारतीय संघीय व्यवस्था के जो है प्रमुख कारकों के आपको जो है उल्लेख करना है। फिर जो है राजनीतिक दल की परिभाषा, उसके कार्य, इसके महत्व की आपको विवेचना करना है। हम सभी प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक सुधारों ने भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया को जो है मजबूत करने में मदद की है, क्योंकि इन सुधारों से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है गति मिली है, और देश की जो है विकास की ओर जो है बढ़ावा भी मिला है। और आर्थिक सुधार से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गति मिली है, और इन सुधारों से जो है देश की विकास में वृद्धि भी हुई है। और आर्थिक सुधार से जो है निजी क्षेत्र के लिए जो है ये प्रवेश भी दिया गया है, और इन सुधारों ने विदेशी निवेश को जो है बढ़ावा दिया है। इन सुधारों ने औद्योगिकरण और तकनीकी नवाचार को जो है बढ़ावा दिया है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 24 जुलाई 1991 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला फिर देखो क्वेश्चन कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था क्या होती है। तो संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि भारत जो है सरकार 2 स्तरों पर जो है काम करती है, एक केंद्र और एक राज्य। भारत के संविधान में भारत को राज्य का एक जो है संघ घोषित किया गया है, और भारत की जो है संघीय व्यवस्था में शासन के जो है अलग अलग स्तरों का जो है विधायी अधिकारों को जो है इसमें बंटवारा किया गया है। और भारत में जो है संघीय व्यवस्था के तहत जो है केंद्र सरकार
और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के मुताबिक जो होता है। और भारत में संघीय व्यवस्था के तहत जो है राष्ट्रपति कार्यकारी संघ का जो है नेता होता है इसमें, और राज्य का मुखिया जो है उसका राज्य मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सहायता और जो है मार्गदर्शन ये करता है। भारत में संघीय व्यवस्था के तहत लोकसभा और लोकसभा के सदस्यों की जो है परिषद को जिम्मेदार ठहराती है। और भारत में जो है संघीय व्यवस्था में संविधान के सर्वोच्चता, स्वतंत्र, उच्चतम जो है न्यायालय और द्विसदनीय व्यवस्थापिका जैसे तत्व जिसमें देखने को मिलते हैं। और भारत के संघीय व्यवस्था में जो है देश की एकता को जो है सुरक्षित करना, उसे बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विविधताओं का जो है सम्मान करना, ये सारे इसमें उद्देश्य जो है शामिल है। और जो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इतना आपको लिख देना। अगला देखो भी, इसके कुछ बहुत सारे इसके प्रमुख कारक हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के, जैसे कि संविधान। तो संविधान क्या है? भारतीय संविधान जो है संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन करता है। और संविधान को जो है भारतीय लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ भी माना जाता है। यह जो है विधायिका, कार्यपालिका, नगर पालिका के लिए जो है शक्ति का एक जो है मुख्य स्रोत होता है, इसका सोर्स होता है। ठीक है, स्रोत होता है। अगला फिर इसका बिंदु कि इसमें जो है शक्तियों का विभाजन इसका भी कारक है संघीय व्यवस्था का। तो संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का इसमें जो है बंटवारा किया जाता है। और जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय में जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले, देश की जो है मुद्रा आदि जो है केंद्र के पास होते हैं। वही जो है स्वास्थ्य, भूमि, कृषि जैसी समस्याएं जो है राज्य के पास होती हैं। अगला फिर देखो स्वतंत्र जो है न्यायपालिका। तो संघीय ढांचे में जो है विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र जो है न्यायपालिका का भी जो है गठन किया गया है। फिर अगला इसका बिंदु है कि द्विसदनीय विधायिका और जो है संघवाद के लक्षण। तो इस तरह से इसके आपको जो है बिंदु लिख देना है। अगला देखो कि जो है राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो राजनीतिक दल जैसे कि तो पहले भी क्वेश्चन हो चुका था, फिर भी हम देखेंगे। राजनीतिक दल जो होता है कुछ ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों के द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठित रहते हैं। तो इसी को जो हम राजनीतिक दल कहते हैं। और राजनीतिक दल जो है नागरिकों का एक ऐसा जो है समुदाय या फिर जो संगठित समुदाय होता है जो कुछ समान विचारों के आधार पर जो है गठित होता है और जो है एक राजनीतिक इकाई के रूप में जो है कार्य करते हुए सरकार को जो है नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यही आपका जो है राजनीतिक दल होता है। राजनीतिक दल का मतलब यह होता है कि सरकार का जो है मनमानी नहीं करने देते हैं। ठीक है, यही आपका जो है राजनीतिक दल होता है। अगला देखो फिर इसके बहुत सारे राजनीतिक दल के कार्य हैं, जैसा कि ये जो है जनता और जो है सरकार के बीच जो है सेतु का कार्य करते हैं और ये जो है राष्ट्र हित के अनुकूल जो है जनमत बनाते हैं और निर्वाचन के समय जो है प्रत्याशियों का जो है चयन भी करते हैं और शासन दल की जो है निरंकुशता पर जो है लोग लगाने का जो है प्रयास भी करते हैं और निर्वाचन के जो है विजय प्राप्त करना और सरकार जो है बनाना इसका प्रमुख कार्य रहता है और मतदाता सूची बनवाने में जो है सहयोग देते हैं और जनता को जो है सार्वजनिक प्रशिक्षण भी ये देते हैं। ये जो है सामाजिक और आर्थिक जो है कार्य करते हैं। इस तरह सबको लिख देना है। फिर अगला देखो राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल जैसे कि हमारे देश में कई जो है राजनीतिक दल है जो चुनाव के लिए जो है खड़े होते हैं और राजनीतिक दल की उपस्थिति जो है वास्तव में राष्ट्र के लिए एक जो है स्वस्थ स्थिति होती है और यह लोगों को जो है अधिक विकसित और प्रभाव निर्णय लेने का जो है विकल्प देता है। और इसके अलावा जो है या अन्य जो है राजनीतिक दलों को चुनाव जिताने और जो है राष्ट्र का प्रशासन करने के लिए जो एक अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर होने के लिए जो प्रेरित भी करता है। तो ये आपका राजनीतिक दल होता है। ठीक है, राजनीतिक दल जो होता है एक हिसाब से देखा जाए तो अन्य जो अपने हितों अपने जो है कहीं ना देखा जाए तो देश के लिए अच्छा ही है क्योंकि जो है राष्ट्र के हित लिए कार्य करता है और जो है किसी पार्टी को जिताने में भी जो इसका अहम जो है भूमिका रहता है, रोल रहता है। ये भी आपको जो है लिख देना। अगला भी देखो कि भारत में निर्वाचन प्रक्रिया के क्या है, इसके विभिन्न चरणों के आपको बताना है। ये क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में 100% फंसने ही वाला है, इसको भी हम समझेंगे। निर्वाचन या फिर जो चुनाव, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो चुनाव या फिर जो निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके द्वारा जो है जनता अपने प्रतिनिधियों को जो है चुनती है। चुनाव के द्वारा ही जो है लोकतंत्र के लोग विधायिका और अन्य कभी कभी न्यायपालिका, कार्यपालिका के जो है विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए जो है व्यक्तियों को चुनते हैं और चुनाव के द्वारा ही जो है क्षेत्रीय और स्थानीय निकायों के लिए जो है व्यक्तियों का चुनाव होता है। और वस्तुतः जो है चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और यह निजी जो है संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालय और धार्मिक संस्थानों आदि पर जो है ये प्रयुक्त होता है। अगला देखो फिर इसमें और बहुत सारे इसके चरण हैं चुनाव के, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र।
चुनाव होता है तो इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतदाता सूची तैयार की जाती है। तो इस तरह से इसके जो है आपको चरण, आपको स्टेप आपको इसके लिखना है। तो पहले इसमें निर्वाचन क्षेत्र, सबसे पहले जो है पूरे देश को जो है चुनाव के लिए जो है अलग अलग जो है क्षेत्रों में जो है बांटा जाता है। इन क्षेत्रों को जो है निर्वाचित क्षेत्र कहा जाता है। फिर मतदाता सूची तैयार की जाती है। एक बार जो है निर्वाचित क्षेत्र तय होने के बाद जो है अगला जो कदम होता है वो जो है मतदाता सूची तैयार करना रहता है। और जो है यह जो है फैसला आखिरी दिन तक जो है किसी पर जो है नहीं छोड़ा जा सकता है। और लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र लोगों की सूची चुनाव से जो है पहले तैयार की जाती है। इसी को जो है मतदाता सूची कहते हैं। और जो है उम्मीदवारों का जो है नामांकन, चुनाव लड़ने के जो है इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव आयोग द्वारा तय की गई जो है नियत तारीख और जो है नामांकन पत्र जो है भरना होता है। यही आपका जो उम्मीदवार का जो है नामांकन होता है। और जो है इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को जो है नामांकन पत्र के साथ कुछ जो है जो धनराशि है वो भी जो है जनमत के रूप में जो है जमा करनी होती है। ठीक है। फिर चुनाव प्रसार, उसके बाद चुनाव जो है प्रसार करते हैं, जो उम्मीदवार पार्टी वाले अपना चुनाव का प्रसार करते हैं। ठीक है। उनका जो इसमें जो है उम्मीदवार की जो है अंतिम सूची की जो है घोषणा और मतदान की जो है तिथि के बीच जो है 2 सप्ताह की अवधि के लिए जो है चुनाव अभियान चलाया जाता है, यानी प्रसार किया जाता है। फिर अगला इसमें चरण मतदान और जो है वोटों की गिनती। तो मतदान जो होता है ये चुनाव का सबसे अंतिम जो है ये चरण होता है, फिर दिन होता है। और जब मतदाता जो है अपना वोट डालते हैं तो उस दिन को जो है आमतौर पर चुनाव का दिन जो है कहा जाता है। और यह जो है व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है वह जो है पास के मतदाता केंद्र में जा सकता है। और एक बार जो है जब मतदाता बूथ में अंदर जाता है तो जो है चुनाव अधिकारी उसकी पहचान करते हैं, उसकी उंगली पर निशान लगाते हैं, उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन अब तो आ गई है, उस पर जो है अनुमति देते जाकर आप जो है दबा दो जाकर जिस पे आपको वोट डालना है, जिस भी जो है चुनाव चिन्ह पर जिस पार्टी को आप वोट दे सकते हो, जिसका उपयोग जो है वोट रिकॉर्ड करने के लिए जो है किया जाता है। उम्मीदवार के नाम, पार्टी के नाम जो है जो कि जहाँ आप वोट डालने जाते हो जिस भी बटन पर उस पर आगे लिखा रहता है। और जो है उसके बाद क्या होता है, फिर मतदान होता है इसके समाप्ति होने के बाद जो ईवीएम को जो है सील कर दिया जाता है, जहां वोट पड़ती है उसको सील कर दिया जाता है सारे डिब्बों को, और जो सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जो है इनकी काउंटिंग की जाती है, फिर जो इसमें जीतता है उसको जो है वो पद दिया जाता है। ठीक है, गिनती की जाती है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं। फिर अगला क्वेश्चन मैंने कुछ ऐड किया, जैसे कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। अल्पसंख्यक जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है, अल्प मतलब होता है कम और संख्या मतलब होता है संख्या, यानी जिन लोगों की संख्या कम हो उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे कि भारत है तो भारत में जो है अल्पसंख्यक कौन है, जिसमें कहोगे भैया जो है ईसाई है और जो है बौद्ध अल्पसंख्यक है। मुसलमानों को जो है अल्पसंख्यक कहना ये गलत होगा, क्योंकि मुसलमान भी जो है 20 से 21% मुसलमान भी जो है भारत में, तो इनको अल्पसंख्यक कहना ये गलत होगा। केवल जो है ईसाई और बौद्ध को जो है और जैन जो है इनको ही जो है अल्पसंख्यक हम कहेंगे। ठीक है। अगला देखो, अगला भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद जो है एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें जो है व्यक्ति जो है राष्ट्रीय पहचान से जो है ज़्यादा अपनी क्षेत्रीय पहचान को जो है बढ़ावा देता है। क्षेत्रवाद क्या होता है समझो। क्षेत्रवाद एक जो है राजनीतिक विचारधारा है और जिसमें जो है व्यक्ति राष्ट्रीय पहचान से ज़्यादा अपनी क्षेत्रीय पहचान को जो है बढ़ावा देता है, इसी को हम क्षेत्रवाद कहते हैं। और भारत में क्षेत्रवाद को जो है आमतौर पर नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि यह जो है राष्ट्रीय एकता को जो है नुकसान पहुंचाता है। ये जो है इसलिए इसको नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये जो है क्षेत्र को केवल बढ़ावा देता है और जो है अपने राष्ट्र को बढ़ावा नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं देखा है तो राष्ट्र के एकता में नुकसान ही तो पहुंचाता है। और जो है इसके सकारात्मक तरीके से जो है बढ़ावा देता है और जो है इसका स्थानीय विकास कल्याण पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थानीय ये जो क्षेत्रवाद होता है ये केवल स्थानीय जो इसका विकास होता है इस पर ये बहुत ही ध्यान केंद्रित करता है, उसके कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर ये कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता है, नेगेटिव जो है ये इफेक्ट जो है डालता है। क्योंकि क्षेत्रवाद जो होता है, क्षेत्रवाद ये केवल अपने क्षेत्र के बारे में ही जो है विकास के बारे में सोचता है, संपूर्ण देश के बारे में जो है ये नहीं सोचता है, इसलिए इसको जो है क्षेत्रवाद होता है। अगला देखो, पंथ निरपेक्षता क्या होता है। तो किसी जो है खास मजहब के प्रति भेदभाव न करना, यही आपका जो है पंथ निरपेक्षता कहलाता है। धर्म निरपेक्षता क्या होता है कि किसी जो है भी धर्म को मानने की आज़ादी धर्म निरपेक्षता कहलाता है। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। धर्म निरपेक्षता को जो है हम सेकुलरवाद भी कहते हैं, इस तरह से इसकी परिभाषा लिखना है। फिर मिलीजुली सरकार किसे कहते हैं।
मिलीजुली सरकार और जो है गठबंधन सरकार दोनों एक ही होती हैं। और जब कई जो है राजनीतिक दल मिलकर जो है समझौता करके सरकार का जो है गठन करते हैं तो इस सरकार को जो है मिलीजुली सरकार कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा लिखना। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, आपको देख के जाना है। और भी जिसने भी मैंने पॉलिटिकल साइंस के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनको भी जो है एक बार आपको देख के ही जाना है। मिलता है और वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।